एसेंट स्कूल ऑफ साइंस के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे मैं काबरा सर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट के नीट में पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का एनालिसिस करेंगे। शुरू करेंगे 2019 से और अप टू 2003 तक सारे प्रीवियस नीट के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आज हम करने वाले हैं। डियर स्टूडेंट, वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम 2019। 2019 में 2 क्वेश्चंस पूछे गए डीएनएफ ब्लॉक से। जैसे पहला ही क्वेश्चन है आपके सामने, द मैग्नेटेड एंड परमैग्नेट आयंस आर टेट्राहेड्रल ड्यू टू। इनका स्ट्रक्चर जो है वो टेट्राहेड्रल होता है, उसका क्या कारण है। आपके सामने दोनों का स्ट्रक्चर है, टेट्राहेड्रल मैग्नेट एंड टेट्राहेड्रल परमैग्नेट। एक का ग्रीन कलर है, दूसरे का पर्पल कलर है। अब ये जो स्ट्रक्चर है टेट्राहेड्रल, उसका रीजन क्या है। दोनों ही स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं कि यहां पर जो है डबल बॉन्ड बन रहा है, यहां पर भी डबल बॉन्ड है, यहां पर भी डबल बॉन्ड है, यहां पर भी डबल बॉन्ड है, यानी कि यहां पर पाई बॉन्डिंग तो होगा। और एमएन के अंदर क्या है, एमएन के अंदर आपको डी ऑर्बिटल है, जबकि ऑक्सीजन के अंदर क्या है, पी ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल नहीं होता है। तो यहां पर द पाई बॉन्डिंग इन्वॉल्व ओवरलैप ऑफ p orbital of oxygen and d orbital of manganese. The D is a correct answer here. जो आपका D ऑप्शन है वो यहां पर करेक्ट होगा। The pi bonding involve overlap of p orbital of oxygen and d orbital of manganese. हो गया बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following reactions are disproportionation reactions? आपको 4 रिएक्शन दी गई है और आपको सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको करेक्ट ऑप्शन उसमें से फाइंड करना है। सबसे पहले बच्चों हमें ये जो वर्ड आया डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस, इस डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का मीनिंग आना चाहिए। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का मतलब होता है कि ऐसी रिएक्शन जिसमें एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी होना चाहिए और रिडक्शन भी होना चाहिए। तो 1 बाय 1 हम सभी रिएक्शन देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि ये जो कॉपर प्लस है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +1, किसमें कन्वर्ट हो रहा है, +2 में और 0 में। तो यहाँ एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, तो ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन है। सेकंड में हम बात करते हैं कि यहाँ Mn का ऑक्सीडेशन अगर मुझे निकालना हो तो हाउ कैन वी गेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn, कि Mn का ऑक्सीडेशन कितना होगा यहाँ पर +6। या हम जब यहाँ पर जाएंगे, सॉरी Mn यहाँ 8 हो गया, 2 इधर गया तो +6 हो गया। यहाँ पर जाएंगे हम तो Mn का ऑक्सीडेशन कितना होगा, +7। यहाँ पर कितना होगा, +4। तो +6 से +7 भी जा रहा है और +4 भी जा रहा है, तो यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। यहाँ पर अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो Mn का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +7। +7 से वो कितना जा रहा है, प्लस यहाँ पर कितना होगा, +6, और यहाँ पर कितना होगा, +4। तो +7 से +4 जा रहा है या +6 जा रहा है, दोनों ही कंडीशन में उसका रिडक्शन हो रहा है। तो यहां पर डिस्प्रोपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है। लास्ट ऑप्शन में भी हम देख सकते हैं, यहाँ Mn का ऑक्सीडेशन +7 है, यहाँ +2 है, किसमें कन्वर्ट हो रहा है, वो +4 में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पर भी ऐसा एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन नहीं हो रहा है। इसीलिए दोस्तों यहाँ पर जो है सेकंड क्वेश्चन में हमारा स्पेसिफिक आंसर रहेगा 1 and 2 ओनली, जिसमें कि ऑक्सीडेशन भी है और रिडक्शन भी है। नेक्स्ट बात करेंगे हम 2018। 2018 में भी 2 ही क्वेश्चन पूछे गए हैं इस टॉपिक से, जिसमें पहला क्वेश्चन है, मेज द मेटल आयंस गिवन इन कॉलम 1 विद द स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द आयंस गिवन इन कॉलम 2 एंड असाइन द करेक्ट कोड। आपको कॉलम 1 एंड कॉलम 2 में जो कॉलम 1 में आपको मेटल आयन दिया गया है, जैसे कोबाल्ट +3, क्रोमियम +3, Fe+3 एंड Ni+2, और सामने उनका स्पिन का फॉर्मूला बेस पर आंसर लिखा गया है। तो हमें सबसे पहले क्या देखना है, स्पिन का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, हाउ कैन वी कैलकुलेट द बोहर मैग्नेट्रॉन। तो उसके लिए आपके पास जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है कि यहाँ म्यू इक्वल्स टू क्या आएगा, √n+2। ये हमारे पास फॉर्मूला है।
तो अब हमें सबसे पहले देखना है कि n की वैल्यू, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं। यहाँ पर आप नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखेंगे तो कोबाल्ट +3 में कितना है 3d6, यानी कि यहाँ कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, तो यहाँ पर 3d6 आएगा तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। क्रोमियम +3 तो यहाँ पर d में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे 3। Fe+3 कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे 5। निकल +3 तो 3d7 आ रहा है, तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पर भी 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहां से अब हम आगे अगर इस फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे तो n की वैल्यू यहाँ पे 4, 3, 5, 3 ऐसे हम रख के देख सकते हैं। तो उसके बिहाफ पे आप देखेंगे कि जैसे सबसे ज्यादा n की वैल्यू कहाँ है 5 में है, ये 5 है, तो ये वैल्यू रखोगे आप यहाँ पर। n की वैल्यू आपने रख दी, जैसे n की वैल्यू आपने यहाँ पर 5 रखी है और यहाँ पर 5 + 2 किया है, तो 5 + 2 7, 7 × 5 यानी √35। तो यहाँ पर ये जो Fe है ना, उस Fe का क्या आंसर आएगा √35 Bm, बोहर मैग्नेट्रॉन। ऐसा देखेंगे हम थर्ड में क्या आना चाहिए सेकंड। अब थर्ड में सेकंड कौन सा आ रहा है, फर्स्ट ऑप्शन में भी है और सी ऑप्शन में भी है, बट जब अगर हम बाकी की सारी वैल्यूज मैच करेंगे तो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा हमारा सी। सी इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आयंस एक्सिबिट dd ट्रांजिशन। dd ट्रांजिशन किसमें होता है एंड पैरामैग्नेटिक एज वेल, दोनों चीजें होनी चाहिए, dd ट्रांजिशन भी होना चाहिए और पैरामैग्नेटिज्म भी शो करना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट, इसमें हम देखेंगे कि जैसे जो क्रोमेट और डाइक्रोमेट है उन दोनों में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन कितना है, अपना मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्रोमियम +6 है, तो वहां d में 0 इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी अगर d में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो dd ट्रांजिशन नहीं होगा। ऐसे ही Mn+7 है यहाँ पर MnO4- में, तो वहां पर भी d में इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो dd ट्रांजिशन नहीं होगा। तो लास्ट ऑप्शन है MnO4-2 जिसमें कि Mn का ऑक्सीडेशन कितना होगा +6, वहां 3d1, d में 1 इलेक्ट्रॉन होगा इसीलिए वहां dd ट्रांजिशन होगा, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसीलिए वो पैरामैग्नेटिज्म शो करेगा। दैट्स व्हाई जो आपका आंसर होगा यहाँ पर वो आंसर होगा डी। डी इज द करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट बात करते हैं हम 2017 की। 2017 में 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। फर्स्ट बात करते हैं हम, द रीजन ऑफ ग्रेटर रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इन एक्टिनॉइड इज एट्रीब्यूटेड टू। ये क्वेश्चन आपको बता रहा है कि जो एक्टिनॉइड्स है उनका ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होता है, उसका क्या रीजन है। तो यहाँ आपको रीजन दिए गए हैं। जब आप सारे रीजंस को क्लियरली देखेंगे तो द रेडियो एक्टिव नेचर ऑफ द एक्टिनॉइड, ठीक है रेडियो एक्टिव नेचर तो होता है एक्टिनॉइड का, बट वो ये इसका रीजन नहीं है। एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन भी होता है बट ये करेक्ट यहाँ पर रीजन नहीं है। जबकि अगर देखेंगे हम 5F 6D 7S लेवल हैविंग द कंपेरेबल एनर्जीज, दिस इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि जो एक्टिनॉइड सीरीज है जिसके अंदर की 5F में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, 5F 6D एंड 7S के एनर्जी लेवल में बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं होता है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन जल्दी से विड्रॉ हो जाता है एंड दे हैविंग मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, नेम ऑफ द गैस दैट कैन रेडिली डीकलराइज एसिडिफाइड KMnO4 सॉल्यूशन। जो KMnO4 का एसिडिफाइड सॉल्यूशन है, अगर उसके अंदर कोई गैस ऐड की जाती है तो वो डीकलराइज कर देता है। ऐसा कौन सा रिएक्शन है, तो उसके लिए ये सामने आपके रिएक्शंस है, आप देख सकते हैं। KMnO4 जो है ये एसिडिक मीडियम में SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है वो किसमें कन्वर्ट हो रहा है, K2SO4 एंड MnSO4 एंड ट्वाइस H2O। इसमें जो MnSO4 है इसका व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, यानी ये कलरलेस में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ KMnO4 का डार्क पर्पल कलर होता है, वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, व्हाइट कलर में, यानी डीकलराइज हो गया। तो द करेक्ट आंसर इज ये सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HgCl2 एंड I2 बोथ व्हेन डिसॉल्व इन वाटर, जब उनको आप वाटर में डिसॉल्व करते हैं, कंटेनिंग I- आयंस, दोनों में I- आयन है। द पेयर ऑफ स्पेसीज फॉर्म्ड इज, वहां पर कौन सी स्पेसीज आयंस की फॉर्म होती है वो हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो आयोडीन है, यहाँ पर हम बात करेंगे कि यहाँ पर कौन सी रिएक्शंस इसमें होगी। तो अगर हम देखेंगे कि जो आयोडीन है वो रिएक्ट करता है
आयोडाइड माइनस के साथ, तो ये बनाता है यहाँ पर I3 माइनस आयन। तो पहला तो आपको I3 माइनस आयन, I3 माइनस आयन भी आपके पास दो ऑप्शन में है, फर्स्ट ए ऑप्शन में भी है और सी ऑप्शन में भी है। तो अभी हमें नेक्स्ट प्रोडक्ट की ओर बढ़ना पड़ेगा, जिसमें HgCl2 भी पानी में जब डाल रहे हैं हम तो क्या बनेगा, तो ये Hg+2 आयन एंड ट्वाइस आयन माइनस जो है HgI2 बनाता है। सबसे पहले HgCl2 जो है I2 के साथ रिएक्ट करता है, तो यहाँ Hg तो स्पेसिफिक अपने आयन बना देगा, जैसे Hg+2 है प्लस ट्वाइस I माइनस, पर क्या बनेगा आपको HgI2, यहाँ पर बनेगा आपको HgI2 है ना, ये HgI2 रहेगा। और ये HgI2 जो है अगेन दिस HgI2 अगेन रिएक्ट करेगा आपके यहाँ पर आयोडाइड आयन के साथ, आयोडाइड आयन के साथ वो रिएक्ट कर रहा है, तो फाइनली ये बनाता है HgI4 -2 आयन -2। तो उसके हिसाब से आपका करेक्ट आंसर हो गया सी, HgI4 -2 आयन एंड I-3 जो है स्पेसीज यहाँ पर फॉर्म होती है। नेक्स्ट बात करेंगे हम 2016 के फेज 1 में दो क्वेश्चन पूछे गए थे। व्हेन कॉपर इज हीटेड, जब हम कॉपर को हीट कर रहे हैं किसके साथ, कॉन्सेंट्रेट HNO3 के साथ। दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग हियर, कॉन्सेंट्रेट HNO3 के साथ जब हम उसको हीट कर रहे हैं, इट प्रोड्यूस, जब कॉपर को हीट किया जाता है कॉन्सेंट्रेट HNO3 के साथ तो क्या बनता है वो इंपॉर्टेंट है। उसके लिए आपको स्पेसिफिक कॉपर का जो रिएक्शन है कि यहाँ पर हाउ कॉपर इज रिएक्ट विद दिस, कॉपर इज रिएक्ट विद कॉन्सेंट्रेट HNO3 के साथ इसका जब रिएक्शन होता है तो यहाँ पर जो कंपाउंड बनता है उसमें NO2 गैस, जैसे कॉपर नाइट्रेट तो बन ही रहा है, यहाँ पर कॉपर नाइट्रेट बनता है फर्स्ट CuNO3 का होल ट्वाइस कॉपर नाइट्रेट, उसके साथ यहां पर NO2 गैस ऑब्टेन्ड होता है। देन दिस इज हियर इंपॉर्टेंट हियर, कॉपर नाइट्रेट के साथ क्या बनाएगा NO2, तो यहां पर आपका डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, कॉपर नाइट्रेट के साथ क्या बना रहा है NO2। अगर कॉन्सेंट्रेट नहीं होके डाइल्यूट HNO3 के साथ अगर रिएक्ट करता तो वो NO गैस बनाता, उस केस में आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाता, बट क्योंकि क्वेश्चन में कॉन्सेंट्रेट HNO3 है इसीलिए डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड इज पास थ्रू एसिडिफाइड K2Cr2O7 सॉल्यूशन। K2Cr2O7 में जब सल्फर डाइऑक्साइड पास करते हैं तब क्या होता है, तो उसके लिए स्पेसिफिक रिएक्शन है यहाँ पर हमारे पास, ये पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ सल्फर डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन करता है, तो ये पोटेशियम सल्फेट एंड क्रोमियम सल्फेट बनाता है। और ये जो क्रोमियम सल्फेट है इसमें क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है +3, और इसका यहाँ पर जो क्रोमियम सल्फेट होता है इसका यहाँ पर ग्रीन कलर होता है, द ग्रीन कलर ऑफ दिस क्रोमियम सल्फेट। तो आपका करेक्ट आंसर हो गया ग्रीन Cr2SO4 का होल थ्राइस इज फॉर्म्ड हियर, सी इज द करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट बात करेंगे हम द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ EU जिसका कि एटॉमिक नंबर 63 है, D जिसका कि एटॉमिक नंबर 64 है एंड TB जिसका कि एटॉमिक नंबर 65 है, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा है। दोस्तों मैंने जब आपको ये टॉपिक पढ़ाया था तब भी बताया था कि इनमें जो गैडोलिनियम है GD64, अगर उसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो वहां पर D के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है एंड F जो हाफ फिल्डेड होता है। तो अगर आपको तीनों में से एक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता है तो भी आपका आंसर इजीली आ सकता है यहाँ पर कि एग्जैक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। जब आप देखेंगे कि यहाँ पर जीनोन के बाद 4f7 एंड 5d16s2 ये किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, दिस इज गैडोलिनियम का। बाकी सभी में अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो यहाँ पर भी d ऑर्बिटल आ रहा है, यहाँ पर भी d आ रहा है, जबकि हमें पता है पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कि EU एंड TB इन दोनों के d ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। तो यहाँ पर आपको स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो पहले हमने डिस्कस किया है
वो याद है तो आपका सी इज द करेक्ट आंसर हियर। कि जो गैडोलिनियम होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में Xe4f7 एंड 5d1 6s2, यहाँ पर 4f7 हाफ फिल्डेड f ऑर्बिटल होता है, याद रख सकते हैं हम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू लैंथेनाइड इज इनकरेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो जब आप इसके सारे स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाता है, जैसे कि यूरोपियम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट रखता है, बिल्कुल सही बात है। द बेसिसिटी डिक्रीज एज द आयनिक रेडियस डिक्रीज फ्रॉम Pr to Lu, करेक्ट स्टेटमेंट। ऑल द लैंथेनॉइड आर मच मोर रिएक्टिव देन एल्यूमिनियम, ये गलत स्टेटमेंट है कि सारे के सारे लैंथेनॉइड जो है मच मोर रिएक्टिव देन एल्यूमिनियम, ऐसा होता नहीं है। ऑन द बिहाफ ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ई सेल की वैल्यू के बिहाफ पे हम बता सकते हैं कि एल्यूमिनियम जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है कंपेयर टू लैंथेनॉइड्स। तो इन्होंने बता दिया कि ऑल द लैंथेनॉइड आर मच मोर रिएक्टिव देन एल्यूमिनियम, दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। तो हो गया बच्चों। यहाँ पर नेक्स्ट बात करते हैं हम 2015 के क्वेश्चन की, जिसमें अगेन वापस वही क्वेश्चन आ गया कि जिसमें बात की है गैडोलिनियम की। गैडोलिनियम बिलोंग टू 4f सीरीज एंड इट्स एटॉमिक वेट इज 64, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द गैडोलिनियम। अभी अभी हमने डिस्कस किया था कि गैडोलिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, कि जीनोन के साथ 4f7 5d1 एंड 6s2, तो सी इज द करेक्ट आंसर। जब मैंने पढ़ाया था तब भी आपको बताया था ये कुछ स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जो इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो उनको एक बार आप ढंग से देख लें, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज्यूमिंग कंप्लीट आयनाइजेशन सेम मोल्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल हैव रिक्वायर्ड द लीस्ट अमाउंट ऑफ एसिडिफाइड KMnO4 फॉर कंप्लीट ऑक्सीडेशन। तो यहां पर फेरस सल्फेट FeSO4 जो है वो मिनिमम अमाउंट में रिक्वायर्ड होता है फॉर एसिडिफाइड KMnO4 को रिएक्ट करने के लिए, तो यहां पर करेक्ट आंसर है FeSO4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिकॉज ऑफ लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एलिमेंट हैव नियरली सेम एटॉमिक रेडियस, किनका एटॉमिक रेडियस जो है वो सेम होता है, एटॉमिक रेडियस सेम होना चाहिए। नंबर इन द एटॉमिक नंबर, यहां पर एटॉमिक नंबर आपको दिया गया है, किनका एटॉमिक रेडियस सेम होता है, जर्कोनियम एंड हाफनियम का। सेकंड ट्रांजिशन सीरीज एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के जो एलिमेंट होते हैं ड्यू टू लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन देयर साइज शुड बी सिमिलर, और मैंने तो वैल्यू के साथ भी आपको बताया था जर्कोनियम एंड हाफनियम जिनका साइज में बहुत कम वेरिएशन होता है, एक का 159 पिकोमीटर होता है, एक का 160 पिकोमीटर होता है, तो बहुत कम डिफरेंस होता है, लगभग बराबर सा साइज होता है यहाँ जर्कोनियम एंड हाफनियम का। है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस डज नॉट इन्वॉल्व ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन। यहां पर बात की ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन, किसमें आयरन का ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है, डज नॉट इन्वॉल्व, नहीं हो रहा है। ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन का मतलब कि आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ना चाहिए, जैसे यहाँ फर्स्ट ऑप्शन है, यहाँ पर आपको रस्टिंग ऑफ आयरन शीट्स, आयरन शीट्स का जब आप रस्टिंग कर रहे हो तो रस्टिंग में क्या बनता है, ऑक्साइड बनेगा, आयरन का ऑक्साइड Fe2O3 बन जाता है, तो आयरन जो है +3 में कन्वर्ट हो जाता है, 0 से +3 जाएगा तो ऑक्सीडेशन होगा, तो ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है ना। डीकलराइजेशन ऑफ ब्लू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बाय आयरन, ये भी सही बात है। ऑन द बेसिस ऑफ ई सेल की जो वैल्यू है उसके बिहाफ पे हम बता सकते हैं कि करेक्ट स्टेटमेंट है। फॉर्मेशन ऑफ FeCO4 इन फ्रॉम Fe, तो यहां पर दोस्तों हम देखेंगे कि ये Fe जो आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है 0, और इन FeCO5 में क्योंकि CO का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है 0, तो यहां पर आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर भी 0 रहेगा, इसीलिए यहां पर 0 से 0 ट्रांसफर हो रहा है, तो कोई भी ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है, इसीलिए सी इज द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट बात करते हैं हम मैग्नेटिक मूवमेंट। आपको मैग्नेटिक मूवमेंट दिया गया है 2.84 बोहर मैग्नेटॉन इज गिवन बाय एटॉमिक नंबर निकल 28, टाइटेनियम 22, क्रोमियम 24 एंड कोबाल्ट 27। अब किसका मैग्नेटिक मूवमेंट 2.84 होगा, तो सिंपल सी बात है, हमारा ट्रिक था कि अगर हमें n नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पता है तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं।
कि किसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो 2 रहेगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बिहाफ पर हम देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर बात करें निकल प्लस 2 की बात करेंगे तो यहाँ पर 3d8 रहेगा, 8 रहेगा, तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 2। जैसे यहाँ पर टाइटेनियम प्लस 3 तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 1, और यहाँ पर क्रोमियम प्लस 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 3। जैसे यहाँ पर कोबाल्ट प्लस 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 7 आ रहा है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने 3। और हमारा ट्रिक है जितना भी वैल्यू होती है उसका समथिंग, तो जैसे इसका बोर मैग्नेटॉन का वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग, 1 पॉइंट समथिंग, 3 पॉइंट समथिंग, 3 पॉइंट समथिंग, तो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा निकल प्लस 2 का बोर मैग्नेटॉन 2.84 होगा। नेक्स्ट है द पेयर ऑफ कंपाउंड दैट कैन एग्जिस्ट टुगेदर, कौन साथ में रह सकते हैं, ऐसे कौन से कंपाउंड है जो एक साथ में रहते हैं। तो यहां पर दोस्तों अगर हम देखेंगे कि कोई भी सब्सटेंस अपने मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा तो वो साथ में रह सकता है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं Fe यहाँ +3 स्टेट में है, SnCl2 +2 में है। यहाँ देखेंगे तो Hg +2 में है और Sn भी +2 में है, जबकि यहाँ पर Fe जो है वो +2 में, Sn +2 में है, Fe +3 में और Ki यहाँ पर I माइनस में और K +1 में है। तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन है जिसमें कि आयरन जो है Fe +2 मिनिमम में है और Sn जो +2 मिनिमम में है। ये SnCl4 यानी Sn+4 में कन्वर्ट हो सकता है, ये FeCl3 यानी कि Fe +3 में कन्वर्ट हो सकता है। That's why C is the correct answer. In acidic medium H2O2 changes Cr2O7-2 CrO which has 2 peroxide bonds. Oxidation state of chromium in CrO5 is, CrO5 में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा। तो ये स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये पेरोक्साइड बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड पेरोक्साइड बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड भी पेरोक्साइड बॉन्ड है, ये ऑक्साइड बॉन्ड है। तो -1 -1 -1 -1 माइनस का 4 हो गया और इसका माइनस का 2, तो ये क्या हो गया प्लस का 6। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगा +6 इज द करेक्ट आंसर हियर, क्रोमियम 6 पेरोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिएक्शन ऑफ एक्वस KMnO4 विद H2O2 इन एसिडिक कंडीशन गिव, जब KMnO4 का रिएक्शन करवाया जाता है H2O2 के साथ एसिडिक कंडीशन में तो क्या बनता है। देखो एसिडिक कंडीशन में क्या होता है Mn+7 कन्वर्ट होता है Mn+2 में, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या हो सकता है Mn+2। साइड में रिएक्शन लिखा है तो आप देख सकते हैं Mn+7 इज कन्वर्टिंग हियर Mn+2 इन एसिडिक मीडियम, तो Mn+2 इसमें भी है और Mn+2 इसमें भी है, बट वो Mn+2 साथ में क्या बनाता है डाई ऑक्सीजन बनाता है, ओजोन बनाता नहीं है। दैट्स व्हाई द करेक्ट आंसर इज बी हियर। नेक्स्ट रीजन ऑफ लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन इज, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का क्या रीजन है। यहां देख सकते हैं लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का रीजन नेग्लिजिबल स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ f ऑर्बिटल। हमने जब डिस्कस किया था लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन तब भी ये बताया था कि f ऑर्बिटल का जो स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है वो नेग्लिजिबल होता है, इट इज द रीजन फॉर द लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। Which one of the following does not give oxygen, does not give oxygen on heating, ऑक्सीजन नहीं देगा हीटिंग पर। जैसे KClO3 तो हमें पता ही है दोस्तों कि ऑक्सीजन बनाने का मेथड है, KClO3 को जब हीट करते हैं हम तो वो ऑक्सीजन देता है। यहाँ पर भी ऑक्सीजन ऑब्टेन्ड होगा, K2Cr2 से तो अभी हमने प्रीवियस रिएक्शन में देखा ही था ऑक्सीजन ऑब्टेन्ड होता है। यहाँ अमोनियम डाइक्रोमेट को अगर हम हीट करेंगे तो यहाँ से हमें डाई नाइट्रोजन ऑब्टेन्ड होती है, नहीं कि ऑक्सीजन N2 ऑब्टेन्ड होता है। दैट्स व्हाई द D इज द करेक्ट आंसर हियर। Which one of the following lanthanide ions is diamagnetic? अब बात की गई है डायामैग्नेटिक, इनमें से कौन सा डायामैग्नेटिक है। तो डायामैग्नेटिक में हम क्या देखते हैं कि उसमें क्या होना चाहिए, सारे के सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, या F कंप्लीटली ब्लैंक हो, कोई भी इलेक्ट्रॉन ना हो, उस कंडीशन में ही वो डायामैग्नेटिक हो सकता है। अदरवाइज वो क्या रहेगा पैरामैग्नेटिक। तो जब हम इसका एटॉमिक नंबर दिया है सभी के, तो हम देखते हैं कि जब लैंथेनाइड के जो कुछ आयंस है जिसमें कि La+3 और Ce+4 उनमें F0 होता है तो वो क्या रखते हैं यहाँ पर डायामैग्नेटिक। वहीं F14 होता है जैसे Yb+2 एंड Lu+3, तो Yb+2 हियर, ये Yb+2 जहां पर कि आपको D
f ऑर्बिटल जो है वो कंप्लीटली फिल्डेड होगा, इसीलिए वो आपको डायमैग्नेटिक बिहेवियर देता है। दैट्स व्हाई डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंटरस्टिशियल कंपाउंड इज इनकरेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट इंटरस्टिशियल कंपाउंड के लिए सही नहीं है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट की बात करनी है। जब मैंने आपको इंटरस्टिशियल कंपाउंड पढ़ाया था तब सारे स्टेटमेंट भी समझाए थे। तो यहाँ पर दे रिटेन मेटालिक कंडक्टिविटी, दे आर केमिकली रिएक्टिव, दे आर मच हार्डर देन द प्योर मेटल, दे हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट देन द प्योर मेटल। तो यहाँ पर दोस्तों क्लियरली है दे आर रिएक्टिव, वो केमिकली इनर्ट होते हैं, तो ये गलत स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा, दे आर केमिकली रिएक्टिव। ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, वो केमिकली इनर्ट होते हैं। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द एलॉय कंटेनिंग ए नॉन मेटल एज ए कंस्टिट्यूएंट इन इट। देखो एलॉय का कंसेप्ट मैंने आपको समझाया था और ह्यूमैन रॉथरी का रूल भी बताया था कि एलॉय कैसे कंस्ट्रक्ट होता है। तो यहाँ पर आपको 4 एग्जांपल दिए जिसमें से आपको फाइंड करना है कि इसमें नॉन मेटल जो है वो यूज हुआ है। जब आप इनका कंपोजिशन देखेंगे, इनवेयर में आयरन के साथ कौन है, निकल, जबकि स्टील में यहाँ पर जो स्टील है ना, स्टील में कौन है, आयरन के साथ कौन है, कार्बन है। तो कार्बन आपका क्या है, नॉन मेटल, जबकि बेल मेटल में कॉपर और एसएन है, ब्रॉन्ज में कॉपर एंड एसएन है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यही आपके पास एक स्टील इज ए करेक्ट आंसर जिसमें कि नॉन मेटल है कार्बन। नेक्स्ट, फॉर द 4 सक्सेसिव ट्रांजिशन एलिमेंट, 4 ट्रांजिशन एलिमेंट है आपके पास, क्रोमियम है, एमएन है, एफईएन, कोबाल्ट है। द स्टेबिलिटी ऑफ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी देयर इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर। इनके ऑक्सीडेशन स्टेट +2 में इनके ट्रांजिशन एलिमेंट की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या रहने वाला है। तो इनकी स्टेबिलिटी के ऑर्डर के लिए बात करेंगे तो हम देखेंगे कि यहां पर Mn+2, क्रोमियम +2, Fe+2 और कोबाल्ट +2। तो यहां पर Mn जो है, Mn जैसे ही Mn+2 रहेगा तो D में 5 अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेंगे और Mn का रिडक्शन पोटेंशियल भी नेगेटिवली सबसे ज्यादा होता है, -1.18 होता है। तो डेफिनेटली हम बता सकते हैं कि उसका स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होता है। तो यहाँ Mn के बाद Fe, फिर Cr और फिर CO। तो 22 में D इज द करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट बात करेंगे हम, एसिडिफाइड K2Cr2O7 सॉल्यूशन टर्न ग्रीन, वो ग्रीन हो जाता है when Na2SO3 is added to it. This is due to the formation of, वो ग्रीन क्यों हो जाता है, अभी भी हमने ग्रीन वाला जो इक्वेशन उसमें देखा था कि क्रोमियम जो सल्फेट बन रहा था जिसमें कि क्रोमियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट रख रहा था, उसकी वजह से उसका ग्रीन कलर आ रहा था। तो यहां पर डी इज द करेक्ट आंसर होगा। ये Cr2SO4 का होल थ्राइस बनेगा, उसकी वजह से यहां पर इसका ग्रीन कलर आएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस विल एग्जिबिट कलर इन एक्वस सॉल्यूशन। इनमें से कौन से आयन एक्वस सॉल्यूशन में कलर देंगे। तो एक्वस सॉल्यूशन में कलर देने के लिए हम पहले उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। जैसे कि फर्स्ट में La+3 देखेंगे तो F में कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, F 0 है। Lu+3 F कंप्लीटली फिल्ड है। टाइटेनियम +3 D में एक इलेक्ट्रॉन है और Sc+3 D में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो एक ही ऑप्शन है टाइटेनियम +3, इसमें D में एक इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए ये आपको कलर्ड आयन होता है। Which one of the following ions has electronic configuration? ऑर्गन के बाद 3d6। अब देखो 3d6 आ रहा है, 3d6 आ गया यानी D में 6 इलेक्ट्रॉन रखने हैं। तो उसके लिए आप उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि D में आपको 6 रखने हैं। तो D में 6 कब आएगा, जब कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा तो 3D में 6 इलेक्ट्रॉन होगा। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो गया कोबाल्ट +3। जैसे आयरन +3 में हुआ तो आयरन का होता 26, बट 4s के 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे और D का 1 चला जाएगा, तो वहां तो 5 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे ना, तो वहां 3d5 होता है। इसीलिए तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया, कोबाल्ट +3। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैज द सेम साइज। अगेन वही क्वेश्चन आ गया कि किनका साइज जो है वो सेम होता है। तो वो ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन
zirconium and hafnium Zr and Hf having the similar size, उनका साइज लगभग एक जैसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम, Which one of the following ions is the most stable in aqueous solution? अब इनमें से कौन सा aqueous solution में ज्यादा स्टेबल है? तो यहां पर हम बात करेंगे क्रोमियम +3 की, वेनेडियम +3 की, टाइटेनियम +3 की और Mn+3 की। अब स्टेबिलिटी जो है उनके ई सेल के ऊपर यानी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के ऊपर डिपेंड करती है, और मैंने आपको बताया कि Mn का ई सेल यानी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है -1.118 वोल्ट होता है, जो सबसे ज्यादा है, इसीलिए इसका स्टेबिलिटी एक्वस सॉल्यूशन में सबसे ज्यादा होगा। तो 27 में हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? डी। नेक्स्ट 28, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है अमंग द फॉलोइंग? ये आपको सारे स्टेटमेंट दिए गए हैं, उनमें से आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट पहचानना है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट में हम देखेंगे, as a result of lengthened contraction the properties of 4d series of the transition element have no similarities with 5d series of element। ये बोल रहा है कि 4d और 5d के एलिमेंट के बीच में कोई भी सिमिलरिटीज नहीं होती है, जबकि ऐसा नहीं है, उनके बीच में सिमिलरिटीज होती है। जैसा कि अभी हमने बात किया, जर्कोनियम एंड हाफनियम दोनों का साइज लगभग बराबर होता है। तो दिस इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाएंगे हम, 2006। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर बोथ द आयंस कलर्ड इन एक्वस सॉल्यूशन? अब बात की गई है कि किसके आयंस कलर्ड होंगे एक्वस सॉल्यूशन में। तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आप देख लेंगे कि किसमें अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन है। जिसमें अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो ही कलर्ड आयन होते हैं। जैसे कि सबसे पहले हमने बात की निकल +2। अब निकल +2 में क्या रहेगा? 3d8 रहेगा, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। टाइटेनियम +3, अब टाइटेनियम का नंबर कितना होता है? 22 +3 करना है यानी 4s के 2 चले गए और तो d में 1 रहेगा, तो आपका पहला ही ऑप्शन आ गया जिसमें कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। Ni+2 में भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और टाइटेनियम +3 में भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए वो कलर्ड आयन होंगे इन एक्वस सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट डिसॉल्व इन एक्सेस ऑफ KCN टू गिव। जब कॉपर सल्फेट CuSO4 का KCN के साथ रिएक्शन होता है तो ये CuCN4 -3 आयन बनाता है ना। एक्सेस में KCN के साथ रिएक्ट करने पर ऐसा ही केमिकल रिएक्शन है जिसकी वजह से यहां पर CuCN4 -3 आयन ऑब्टेन्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, more number of oxidation state are exhibited by the actinoid than the lanthanoid, the main reason is। देखो पहले भी ये क्वेश्चन पूछा गया है एंड 2006 में एंड 2005 में 2 टाइम्स अगेन ये क्वेश्चन पूछा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वही आंसर रहेगा, ऑलरेडी हम सोल्व कर चुके हैं। लेसर एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 5f एंड 6d ऑर्बिटल्स देन द बिटवीन 4f एंड 5d। तो यही आपका करेक्ट आंसर हो गया कि लेंथनाइड और एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन में जो डिफरेंस होता है ऑक्सीडेशन स्टेट में, द रीजन इज वेरी क्लियर हियर, है ना। द एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग आयंस विल बी कलरलेस। इनमें से कौन सा कलरलेस होगा? अब देखो कौन कलरलेस होगा? जिसमें कि डी ऑर्बिटल या तो कंप्लीटली फिल्डेड होगा या डी के अंदर कंप्लीटली एम्प्टी होगा। जैसे स्कैंडियम +3, अभी स्कैंडियम +3 स्कैंडियम में 21 यानी डी में 1 होता है, 4s में 2 होते हैं। जब तीनों के तीनों निकल जाएंगे तो वो कलरलेस हो जाएगा। तो सिंपली पहला ही आंसर आ गया आपका 32 में ए इज द करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम 33। 4 सक्सेसिव मेंबर ऑफ द फर्स्ट रो ट्रांजिशन एलिमेंट आर लिस्टेड बिलो with their atomic number. Which one of the following is expected to have highest third ionization enthalpy? थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी सबसे ज्यादा होती है? तो दोस्तों जब हमने आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात की थी तब भी मैंने आपको समझाया था कि आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब होता है एक्सटर्नल ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करना। तो यहाँ थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात की है और यहाँ पर जब हम देखते हैं कि मैग्नीज जो है Z25, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक क्या आएगा? आर्गन के बाद यहां पर आता है 3d5
और 4s2। तो देखो यहाँ पर 4s2 के 2 इलेक्ट्रॉन पहले निकालना तो इजी होता है, बट जो थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना है वो किस में से निकालना है, D5 में से निकालना है, और वो इजी होगा नहीं, क्योंकि हाफ फिल्डेड ऑर्बिटल एंड फुली फिल्डेड ऑर्बिटल आर मोर स्टेबल कंपेयर टू अदर्स। तो इसका थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होता है। तो 33 में करेक्ट आंसर हो गया डी। नेक्स्ट 34, among the following series of transition metal ions, the one in which all metal ions having 3d2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन is, किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d2 है? तो जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d2 की बात करोगे तो यही अभी लिखा है ना 3d5 4s2, तो आपको 3d2 की बात करनी है। जैसे mn है, अब यहां पर mn+5 तो d रह गया, डी में कितने 2 ही है। एक क्रोमियम +4 में भी सेम हो गया, वेनेडियम +3 में भी हो गया, टाइटेनियम +2 में भी हो गया। तो डी ऐसा ऑप्शन है जिसके अंदर की ओनली 3d2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बचा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। लैंथेनाइड्स आर, अब इसने बात की है लैंथेनाइड्स क्या होते हैं। तो आपको पता ही है कि लैंथेनाइड कहां से शुरू होता है, कहां कंप्लीट होता है, और लैंथेनाइड का कौन सा पीरियड होता है, वो इंपॉर्टेंट थिंग है यहाँ पर। तो हम 14 एलिमेंट्स होते हैं, सभी में 14 एलिमेंट लिखे गए हैं, बट 14 एलिमेंट इन द 6 पीरियड। ये कौन से पीरियड में होता है, पीरियड में होता है। शुरू होता है 58 से 71 एंड फिलिंग 4f सब सेल। 5f में तो एक्टिनॉइड होता है ना, और ये एक्टिनॉइड 90 to 103 तो एक्टिनॉइड होता है, इसीलिए आपका जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर 35 में वो होगा सी। 14 elements in the 6th period, atomic number 51 to 71, that are filling 4f subcell. Which of the following characterized of the transition metal is associated with their catalytic activity? जब कैटालाइटिक एक्टिविटी पढ़ाई थी तब भी मैंने आपको बताया था कि ट्रांजिशन मेटल की एक स्पेसिफिक क्वालिटी होती है कि वो कैटालाइटिक बिहेवियर रखती है। उसका रीजन क्या होता है, दे हैविंग वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, इनकी अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, इसीलिए ये कैटालाइटिक बिहेवियर रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट।